हेलो बच्चों, मैं हूं पवार सर आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा आज हम लोग नीट 2018 का पेपर सेट पढ़ेंगे। ठीक है, नीट 2018 में जो पेपर आया था, आज हम उस पेपर का पूरा एनालिसिस भी करेंगे। इसमें बेटा एक चीज देखने वाली थी कि एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई और मॉडर्न फिजिक्स, उससे 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। सो आपका इसमें जैसे बोहर्स थ्योरी का पार्ट है, तो बोहर्स थ्योरी पे पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आया हुआ था, बोहर्स थ्योरी रिलेटेड। बाद में आपका रेडियो एक्टिविटी वाला जो पार्ट है, उससे क्वेश्चंस आया हुआ था कंफर्म। बाद में अपना आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इससे कंफर्म क्वेश्चन आता है एवरी ईयर। तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो प्रिपेयर रखो, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आना ही है। बोहर्स थ्योरी और उससे रिलेटेड जितना भी मैटर है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। बाद में आपका जो एक्सरे वाला डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ वाला पार्ट है, उससे एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। रेडियो एक्टिविटी से 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। सो मॉडर्न फिजिक्स से आपके 5 करीब करीब क्वेश्चन फिक्स आती ही है। 4 5 6 4 5 6 5 का एवरेज एवरी ईयर बना रहता। सिमिलरली आपका रोटेशनल मोशन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोटेशनल मोशन से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई वाला मॉडर्न पार्ट, बाद में हो गया रोटेशनल मोशन, उसके बाद बेटा ऑप्टिक्स से भी आपको 4 5 क्वेश्चन एवरेजली मिलते हैं एवरी ईयर। सेमीकंडक्टर से भी आपको 3 4 क्वेश्चंस मिलते हैं एवरी ईयर। तो बेटा ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको आपको याद रखना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट मिला के 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। और बाकी फिर ग्रेविटेशन से 2, बाकी सभी चैप्टर से फिर 1 1 1 1 क्वेश्चन आएंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला जो सेक्शन है, उससे भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप देखते हो ना, तो 20 के करीब करीब क्वेश्चन, यानी नियरली 80 मार्क 100 मार्क आप 5 या 6 यूनिट करने से मिल जाते हैं आपको। जैसे मान लो हीट एंड थर्मो, अगर आपने हीट एंड थर्मो में 5 क्वेश्चन आपको मिल गए। मॉडर्न फिजिक्स जो एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसमें 5 to 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। रोटेशनल मोशन में 3 का एवरेज 3 to 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ऑप्टिक्स में आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी आपको 3 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस टाइप से अगर आप कोई 7-8 चैप्टर पे फोकस करते हो, तो आपका 80-90 मार्क फिजिक्स में कंफर्म हो जाता। तो कई बार नीट में ये देखा जाता कि बच्चों को 100 मार्क लेने में दिक्कत जाती नीट में, फिजिक्स में। तो 100 मार्क तक पहुंचने के लिए अगर आपने 8 चैप्टर पे फोकस किया या यूनिट पे फोकस किया, तो भी आप आराम से 80-90 मार्क के ऊपर जा सकते हो। ठीक है ना, ये मिनिमम बताया मैंने। उसके बाद बाकी चैप्टर जो होता है, उनसे 1 1 1 1 क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसा लॉज ऑफ मोशन से 1, वर्क पावर एनर्जी से 1, आपका काइनेमेटिक्स से 1, यूनिट्स एंड डायमेंशन से 1, ऐसे एक एक क्वेश्चन फिर बाकी सभी चीजों से आते हैं, बाकी सभी टॉपिक से। ठीक है, चलो बेटा अब हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं हमारे पेपर का। अब हम लोग ये देखेंगे कि कई क्वेश्चन जो है ना बेटा, फॉर्मूला बेस्ड भी आए हुए हैं। अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, सो इंडक्टर के अंदर एनर्जी कितना स्टोर्ड होता है, हाफ Li², तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसमें आप ऐसे कई क्वेश्चन देखोगे जो डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड भी सॉल्व हो रहे हैं। अब हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से आया हुआ पहला क्वेश्चन। बेटा ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है। ये आपको स्ट्रेट लाइन दी है, आपकी प्रोसेस ए से बी की तरफ जा रही है, ऐसे ए से बी की तरफ प्रोसेस जा रही है। बेटा ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है, इसका मतलब प्रेशर क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। सो आप इसको क्या कह दोगे, प्रेशर कांस्टेंट वाली लाइन है ये। ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, तो प्रेशर आपका क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया इसमें। सो उन्होंने कहा कि कितना हीट एब्सॉर्ब हुआ, कितना हीट लिया और कितना वर्क डन हुआ, उनका रेशियो निकालो। तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स में कैसा रहता है कि हम लोग जो हीट सप्लाई करते हैं उसको हम लोग कहते हैं dq। dq इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, उससे इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम कहते हैं du। और साथ ही साथ आपका पिस्टन जो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं वर्क डन। तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि हम लोग जो हीट सप्लाई करते हैं दैट इज dq, इसके वजह से आपका गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज होता बाय du, और बचा हुआ आपका वर्क डन होगा दैट इज dw। सो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज यूटिलाइज्ड इन 2 ways।
सम पार्ट इज यूटिलाइज फॉर इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड रिमेनिंग इज यूज फॉर वर्क डन। अब उन्होंने हमें कहा था कि वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, इसका रेशियो निकालो। सो बेटा यहां से अगर मैं वर्क डन कहूं तो हीट सप्लाइड माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, dq माइनस du आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया बेटा du। तो यहां से देयरफॉर वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड का रेशियो हमें पूछा हुआ है। अब ये हो गया अपना dq है बेटा यहां पर। सो ये dq dq कैंसिल हो जाएगा, तो यहां 1 बचेगा, 1 माइनस du बाय dq बचेगा। क्लियर? अब ये हो गया 1 माइनस बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एनसीवी डेल्टा टी, और हीट सप्लाइड का फॉर्मूला क्या रहता है, एनसीपी डेल्टा टी। अब इसमें चेंज इन टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, एन भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 1 माइनस सीवी अपॉन सीपी। कितना आ गया आपका? क्लियर? अब ये देखो बेटा इसके आगे अब देयरफॉर वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, ये वाला रेशियो हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय सीपी अपॉन सीवी, ऐसा लिख देंगे इसको। ये हो गया अपना सीपी अपॉन सीवी, तो इसको हम वापस से रीअरेंज करेंगे, और ये सीपी अपॉन सीवी जो है वो होता है आपका गैमा, ठीक है ना, पॉइजन्स रेशियो। अब इसमें मोनो एटॉमिक गैस गिवन है, मोनो एटॉमिक गैस, तो बेटा मोनो एटॉमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू क्या रहती है, 5/3। सो आप इसमें 5/3 पुटअप कर दो। सो ये 5/3 कर दिया, तो ये 1 माइनस 3/5 हो गया आपका। क्लियर? अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2/5 आ जाएगा। देयरफॉर वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2/5। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर था। आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करके बता देता हूं बेटा, बराबर ध्यान रखना। ये देखो हमें वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ दिया हुआ है और उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो एक चीज क्लियर हो गई कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो प्रेशर आपका यहाँ पे कांस्टेंट बन रहा है। आपका ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, ठीक है। ये हम लोग जो हीट सप्लाई करते हैं, जैसे यहां से आपने हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई को क्या लिखते हैं बेटा, dq। इसकी वजह से यहाँ पे जो भी गैस रहेगी वो गर्म होगी। अगर ये हीटेड हो रही है, इसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को लिखते हैं du। और ये जब एक्सपांड होता है तो यहाँ पे वर्क डन होता है, द वर्क डन इज dw। सो हमने जो हीट सप्लाई किया dq, उसके वजह से आपकी गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, यानी आपकी गैस गर्म हो रही है, du। और साथ ही साथ ये जब हलचल करेगा तो इसकी वजह से इसके ऊपर हैमर होगा और ये वर्क डन होगा। सो ये वर्क डन हो गया dw। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी हमने जो हीट सप्लाई किया उससे गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज हुई और बचा हुआ वर्क डन में कन्वर्ट हुआ। तो बेटा यहां से वर्क डन निकालोगे, सो वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया, dq माइनस du। क्लियर? अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है कि ये प्रोसेस में आप वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड का रेशियो निकालो। सो वर्क डन इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, dq माइनस du डिवाइडेड पे dq। अब बेटा ये आपका 1 माइनस du बाई dq हो जाएगा। क्लियर? दैट इज 1 माइनस, अब बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनसीवी डेल्टा टी, और dq का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीपी डेल्टा टी। तो आपका यहां से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, एन कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या मिला, 1 माइनस सीवी बाय सीपी, ऐसा गई। सो बेटा देयरफॉर dq अपॉन, देयरफॉर वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, इसका जो रेशियो आ जाएगा वो 1 माइनस 1 अपॉन सीपी बाय सीवी हो जाएगा। सो सीपी बाय सीवी इज नथिंग बट गैमा, एंड गैमा फॉर मोनो एटॉमिक गैस, यानी गैमा फॉर वन मोनो एटॉमिक गैस कितना होता है, 5/3। सो ये वाला पुटअप करते हो 1 माइनस 3/5, यानी ये कितना हो गया आपका 2/5। सो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है और बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो बहुत तुरंत सॉल्व होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। अबे बेटा पूरा टॉपिक आपको बहुत थरोली समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 45 क्वेश्चन डील करना है नीट के। सो हम 45 क्वेश्चन डील करेंगे तो बहुत ज्यादा हम थरोली एक्सप्लेन नहीं करेंगे हर चीज को, जो उसमें पूछा है बस उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, अब बेटा एग्जाम्पल 2 में उन्होंने कहा था ऐसा ओपन ट्यूब है और एक क्लोज ट्यूब दिया था, ठीक है ना।
और ओपन ट्यूब की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज ट्यूब, ठीक है ना, थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज ट्यूब, ऐसा कहा था उसने। ये क्या है आपका ओपन ट्यूब। सो बेटा ये हो गया आपका ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क इज वाइब्रेटिंग विद फ्रीक्वेंसी न्यू। ये वाला ट्यूनिंग फोर्क अगेन इट इज वाइब्रेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी न्यू। कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। ये है ओपन ट्यूब, ये है क्लोज ट्यूब। दोनों को वाइब्रेट, दोनों में एयर वाइब्रेट हो रही है बाय द ट्यूनिंग फोर्क हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू, सेम ट्यूनिंग फोर्क। बेटा इसकी जो लेंथ है वो लेंथ लिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, लेंथ ऑफ ट्यूब। इसमें यहां क्लोज एंड पे हमेशा क्या बनता है, नोड। यहां से यहां तक बनेगा फर्स्ट हार्मोनिक, ये रहेगा सेकंड हार्मोनिक, ये रहेगा आपका थर्ड हार्मोनिक। तो ये हुआ आपका फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। तो बेटा ये थर्ड हार्मोनिक की डायग्राम हुई, ये हमारा थर्ड हार्मोनिक हुआ, ठीक है। और बेटा इसमें फंडामेंटल एक चीज याद रखना है, क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनता और ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनता। यहां पे तो दोनों के दोनों ओपन है, तो यहां पे दोनों तरफ एंटी नोड बनना चाहिए। यहां दोनों के दोनों तरफ एंटी नोड बने, ये ऐसे वाले। अब ये देखो बेटा यहां से यहां तक होता है लैम्डा बाय 4, यहां से यहां तक होता है लैम्डा बाय 4, तो ये हो गया आपका लैम्डा बाय 2। अगर आप ऐसे वेव देखते हो, ठीक है ना, तो ये वेवलेंथ कितनी रहती है हमारी, लैम्डा। अगर आधा ही लो तो कितना हो जाता अपना, लैम्डा बाय 2, और उसके भी आधा लेते हो तो कितना हो जाता, लैम्डा बाय 4। तो हमेशा याद रखना ये वाला पार्ट जो होता है ना वो लैम्डा बाय 4 होता है। ये पूरी वेवलेंथ हो गई अपनी लैम्डा, ये आधी हो गई आपकी लैम्डा बाय 2, ये हो गया आपका लैम्डा बाय 4। तो बेटा यहां चेक कर लेना, ये वाला पार्ट होता है लैम्डा बाय 4 और ये वाला पार्ट होता है लैम्डा बाय 4, तो 2 बार लैम्डा बाय 4 आ गया, यानी ये क्या है आपका लैम्डा बाय 2। ये यहां पे वेवलेंथ हो गई आपकी, क्लियर। इस ट्यूब की जो लेंथ होगी उसको एल डैश कह दो। अब ये एल डैश में, अब ये जो एल डैश लेंथ है वो आ गई आपकी लैम्डा बाय 2, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, ट्वाइस एल डैश। ये किसके लिए ले रहे हैं हम लोग, ओपन पाइप के लिए। अब ये क्लोज्ड वाला पाइप बोले तो ये, ठीक है ना। अब क्लोज्ड पाइप में ये देखो बेटा यहां से यहां तक हो गया आपका लैम्डा बाय 4, ये हो गया लैम्डा बाय 4, ये हो गया लैम्डा बाय 4, तो इसमें 3 बार लैम्डा बाय 4 आ रहा है। आप हमेशा लैम्डा बाय 4 पे ही फोकस किया करो। यहां से लेके यहां तक लैम्डा बाय 4, यहां पे और एक लैम्डा बाय 4, यहां पे और एक लैम्डा बाय 4, यानी 3 बार लैम्डा बाय 4 आ रहा है। सो इसमें 3 टाइम्स लैम्डा बाय 4 आ रहा है, क्लियर। सो इसकी जो लेंथ थी वो लेंथ में आ रहा है 3 बार लैम्डा बाय 4, ये ऐसा आ गया। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था कि एक ओपन ट्यूब है, एक क्लोज ट्यूब है। ओपन ट्यूब को भी वाइब्रेट कराया, इसको भी वाइब्रेट कराया विद द सेम ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है एल डैश। हमें एल डैश निकालना है, फाइंड द एल डैश। बट एक चीज ये है कि इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, यानी इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी ओपन पाइप वाली इज इक्वल टू द थर्ड हार्मोनिक। तो थर्ड हार्मोनिक यानी इसका थर्ड हार्मोनिक वाली फ्रीक्वेंसी, सो इसका थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दोनों को हमें मैच करना है। अब देखो बेटा इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम है, फ्रीक्वेंसी यानी क्या, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, तो वेलोसिटी सेम है। सो दोनों की आप वेवलेंथ को कंपेयर कर सकते हो। सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, क्योंकि वेलोसिटी यानी क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। अब ये देखना है हमको, ये वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ ले लेते हैं, ये वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ ले लेते हैं। ये किसके लिए लिया, क्लोज्ड पाइप के लिए, ये किसके लिए लिया, ओपन पाइप के लिए। अब दोनों में भी जो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ट्यूनिंग फोर्क है, वो सेम है। सो ट्यूनिंग फोर्क सेम होने की वजह से ये फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगी, वेलोसिटी भी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड है तो साउंड की वेलोसिटी दोनों में भी सेम है। सो यहां पे लैम्डा फॉर ओपन इज इक्वल टू लैम्डा फॉर क्लोज्ड, ऐसा आ जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है ना। अब लैम्डा फॉर ओपन कितना दिया हुआ है, लैम्डा फॉर ओपन इज 2l डैश, और लैम्डा फॉर क्लोज कितना आ रहा है आपका, लैम्डा फॉर क्लोज कितना आ रहा है, 4l/3। यहां पे चेक कर लो बेटा, यहां से लैम्डा आ गया 2l डैश, यहां से लैम्डा आ जाएगा 4l/3। अब ये वाला वैल्यू दिया हुआ है हमको, तो ये हो गया अपना 4/3, ये दिया है हमें कितना 20 सेंटीमीटर, और ये 2l डैश, तो ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, यानी 40/3। l डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 3,
ये आपका आंसर रहेगा, यानी जो भी 13.2 वगैरह आएगा आपका आंसर। सो इतना सेंटीमीटर रहेगा इसका लेंथ। एक बार और चेक कर लो बेटा। उन्होंने कहा था कि एक है ओपन ट्यूब, एक है क्लोज ट्यूब, ऐसे दो ट्यूब दिए, बोथ आर वाइब्रेटिंग विद द सेम ट्यूनिंग फोर्स, सो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। इसकी भी फ्रीक्वेंसी, इसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन उसमें क्या हुआ, ट्यूनिंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लो और इसका थर्ड हार्मोनिक लो, ऐसा कहा है। तो इसका जो वेवलेंथ रहेगा और यहां का वेवलेंथ है, दोनों का वेवलेंथ को आप इक्वेट कर दो। अगर दोनों के वेवलेंथ को आप इक्वेट करोगे, जैसा ओपन वाले में और क्लोज्ड वाले में, सो यहां पे वेवलेंथ कितनी आएगी, यहां पे 2l डैश है और यहां पे वेवलेंथ कितनी आ रही है, तो 4l/3, ऐसा हो गया बेटा। ये l की वैल्यू कितनी दी है आपको, ये 4/3, ये l की वैल्यू दी है 20 और ये आपका 2l डैश। तो यहां से l डैश इक्वल टू आपका आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चन समझाते समय आपको बेसिक नॉलेज पूरा रहना चाहिए, यानी ये सब आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी जाके आपको पेपर का डिस्कशन पूरा समझ में आएगा। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ है, टफ बोलने का मतलब थोड़े लेंदी है, बट आगे आगे जब क्वेश्चन लोगे तो वो और आसान है। जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अब बेटा ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में O2 गैस प्रेजेंट है, O2 गैस प्रेजेंट है, यहां का टेम्परेचर कितना रहेगा ताकि O2 गैस आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चला जाए। अब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो O2 गैस है वो आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चला जाना चाहिए। सो यहां का टेम्परेचर कितना रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और इसकी वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी को मैच कर गई तो ये आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चला जाएगा। तो आपको वो वाला टेम्परेचर निकालना है। समझ में आ रहा है बेटा क्वेश्चन क्या है, कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए ताकि O2 गैस आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चली जाए। अब गैस की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है √3 kT/m, ये वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला रहता बेटा। इसमें 3 kT/m और 3 RT/m ऐसे दो चीजें आती है, ठीक है ना। जब आप R का इस्तेमाल करो तो 1 मोल के लिए होता है वो, और ये मॉलिक्यूलर वेट होता है। जबकि जब K का इस्तेमाल होता है, K यानी कि आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो 1 मॉलिक्यूल के लिए होता है, तो ये 1 मॉलिक्यूल का मास होता है। सो वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, इसके दो फॉर्मूले हैं, √3 kT/m या √3 RT/m। लेकिन याद रखना ये R अगर है तो 1 मोल, तो ये मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, और ये K है तो 1 मॉलिक्यूल, तो ये 1 मॉलिक्यूल का वेट। क्लियर। सो अब क्वेश्चन में 1 मॉलिक्यूल का वेट दिया हुआ है, O2 का वेट दिया हुआ है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है, और हमें एस्केप वेलोसिटी पता है ग्रेविटेशन से। किसी भी चीज को आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जाने के लिए उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितना होना चाहिए बेटा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आप किसी भी चीज को 11.2 के स्पीड से अगर फेंकते हो तो आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड चली जाएगी। तो बेटा ये हो गया आपका 11.2 यानी 11200 मीटर पर सेकंड, ऐसा हो गया। अब ये वेलोसिटी को भी यहां रख सकते हैं हम लोग। अब एस्केप वेलोसिटी को यहां पुट अप कर दो, मास दिया हुआ है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है, टेम्परेचर निकाल लो, तो यहां से आपका टेम्परेचर का आंसर आ जाएगा इन केल्विन। क्लियर। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, ये सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड था, थोड़े से आपको इसमें कैलकुलेशन करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पेपर में बेटा तीनों लेवल मिलेंगे आपको, थोड़ा सा लेंदी भी लेवल मिलेंगे, एकदम शॉर्टकट लेवल भी मिलेंगे, एवरेज लेवल भी मिलेंगे। कुछ 10-12 क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो ऑन एन एवरेज आपका टाइम मैनेज होता है एग्जाम में, ठीक है, बट आपका प्रिपरेशन अच्छा चाहिए। अब एक क्वेश्चन इफिशियंसी आया था, इफिशियंसी ऑफ इंजन, कार्नोट इंजन। अब इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या था, 1 - लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर। अब ये हीट इंजन के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आप तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करोगे और आंसर निकालोगे। जैसे इसमें 1 - लो टेम्परेचर दिया था 273, हाई टेम्परेचर दिया था 373,
तो इसको डायरेक्ट वहां पे पुटअप कर देना था, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय 373। अब परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर दो। सो ये हो जाएगा बेटा आपका, इसको आप 1000 लिख दो, इंटू 10 कर दो, डिवाइडेड बाय 373 कर दो। ये आपको समझ में आ जाता है कि नियरर ऑप्शन जो है आपका वो 26.8% आ रहा है, क्योंकि ये नियरर ऑप्शन आ जाएगा इसका डायरेक्ट 26.8। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। इफिशियंसी ऑफ इंजन का फॉर्मूला था 1 माइनस लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर। इंजन क्या होता था, जैसे ये हाई टेम्परेचर वाला रीजन है, हाई टेम्परेचर बोले तो क्या, जैसे अपना पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, जैसे अपना बाइक रहता, स्कूटी रहता, तो इंजन के अंदर पेट्रोल रहता, एयर रहता, कंबशन होता, तो वो हाई टेम्परेचर हुआ। सो हाई टेम्परेचर से गाड़ी के इंजन के अंदर क्या होता, ब्लास्ट होता, ब्लास्ट होने के बाद क्या होता, अपनी गाड़ी चलना चालू हो जाती। तो ये जो हाई टेम्परेचर की वजह से हमें क्या मिलता, वर्क डन मिलता। वर्क डन मिलना यानी क्या, हमारी गाड़ी चालू हो गई, हमारी स्कूटी कार चालू हो गई, ठीक है ना। और ये पेट्रोल यानी पेट्रोल का जहां पर कंबशन होता वो बोले तो हाई टेम्परेचर रीजन। और फिर गाड़ी का जो साइलेंसर रहता, वो साइलेंसर से धुआं बाहर निकलता, दैट इज हीट रिजेक्टेड। सो हमें पेट्रोल से जो मिलता है दैट इज हीट सप्लाइड, और उसकी वजह से हमारी जो गाड़ी चलती है दैट इज अ वर्क डन, और बचा हुआ हमारा हीट रिजेक्ट होता। सो हीट रिजेक्ट कहां पर होता, लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर बोले तो क्या, सराउंडिंग, ठीक है ना। तो बेटा एक शॉर्टकट चीज है, गाड़ी के इंजन के अंदर पेट्रोल डीजल होता है और पेट्रोल डीजल का कंबशन होता है, तो वो रहता है हाई टेम्परेचर रीजन, और वो हाई टेम्परेचर वाले से हीट मिलती है आपको, और उसके वजह से सिलेंडर पिस्टन में आपका पिस्टन रेसिप्रोकेट होता, तो उससे आपको वर्क डन मिलता है, ठीक है ना, आपकी गाड़ी चलती है। और बचा हुआ जो कंबस्टिबल प्रोडक्ट रहता है, जो धुआं रहता है, वो गाड़ी के साइलेंसर से धुआं निकल जाता है और वो कहां पर चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर यानी क्या रहता है, लो टेम्परेचर रीजन। तो ये हो गया आपका लो टेम्परेचर रीजन, ठीक है ना। अब अगर मुझे इफिशियंसी निकालना है तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। सो इफिशियंसी बोले तो क्या, तो कितना वर्क डन मिला कितना हीट सप्लाई करने के बाद। इफिशियंसी का मतलब यानी हमें कितना वर्क डन मिला, यानी हमारी गाड़ी कितनी चली कितना पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद, ठीक है ना, जिसे हम एवरेज भी कहते हैं कि हमारी गाड़ी ने कितना वर्क डन किया कितना हीट सप्लाई करने के बाद। सो ये इफिशियंसी का फॉर्मूला हुआ। इफिशियंसी यानी कितना वर्क डन हमें मिलेगा कितना हीट सप्लाई करने के बाद। तो बेटा इसका ही बाद में फॉर्मूला डेवलप होता है आपका। सो ये जो फॉर्मूला डेवलप होता है वो रहता है 1 माइनस लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर। ये इफिशियंसी का फॉर्मूला तैयार होता है, ठीक है ना। इफिशियंसी आपकी 100% भी आती है आइडियल कंडीशन में, ठीक है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको ये सब जानकारी पहले से ही रहनी चाहिए, इसका कोई इस्तेमाल यहां करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इफिशियंसी ऑफ इंजन का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, हीट इंजन का 1 माइनस लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर दिया है उन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 केल्विन, और हाई टेम्परेचर दिया है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी क्या 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज 373। इनको रख दो, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व होगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कलर कोडिंग के ऊपर। एक रेजिस्टर है, ठीक है, रेजिस्टर के ऊपर अलग अलग कलर के बैंड्स बने हुए हैं, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओहम ये गिवन है। अब बेटा यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, तो ये 47 का 4.7 बोले तो ये 10% हुआ, 10% हुआ ये। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू पहचाननी होती है उसके लिए ये बैंड बनाए जाते हैं, इनको कलर कोडिंग कहते हैं, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। अब बेटा इसमें एक चीज थी, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज वेरी गुड वाइफ। एक शॉर्टकट था याद करने के लिए, ये रहता था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये रेजिस्टेंस। अब बेटा स्टार्टिंग करना ब्लैक से एंड करना व्हाइट से। सो ये ब्लैक और ये ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लैक, ये अपना ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन और ये व्हाइट। ब्लैक से स्टार्ट करना और व्हाइट पे एंड होता। सो ब्लैक एंड व्हाइट ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। ये ब्लू है, ठीक है ना, ये ब्राउन है। सो ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रे, ये वाला ग्रीन है, ठीक है ना, ग्रीन,
ये वाला ब्लू, वॉयलेट और ये वाला ग्रे है और ये व्हाइट। अभी देखो बेटा, अगर मुझे 4 नंबर लेना है तो 4 नंबर लेना है तो मैं क्या लूंगा, येलो। सो पहला कलर का बैंड रहेगा येलो कलर का। बाद में क्या लेना है मुझे 7, तो 7 के लिए क्या है वॉयलेट, तो वॉयलेट ले लूंगा कलर बैंड। उसके बाद मुझे क्या लेना है कि किलो ओहम। बेटा किलो का मतलब होता है 1000, किलो का मतलब क्या रहता है 1000, 1000 यानी क्या 10⁻3। क्लियर है बेटा, यानी किलो का मतलब 1000 हुआ, 1000 यानी 10⁻3। तो बेटा 10⁻3 के लिए भी ये वाला कलर यूज करना, यानी क्या ऑरेंज, ये वाला। इसके बाद ये 10% का एरर बता रहा है। सो बेटा 5% का एरर रहा तो उसको गोल्ड कलर बैंड से दिखाते, 10% का एरर रहा तो सिल्वर से बताते, और अगर कुछ भी कलर की बैंड ना रही तो 20% का एरर रहता। तो क्योंकि 5% रहा तो गोल्ड हो गया, अच्छी चीज हो गई, एरर कम है। सिल्वर का तो थोड़ा सा कम है बोले तो उसमें 10% का एरर है, तो ये वाला 10% का एरर दिखा रहा है क्योंकि 47 था 4.7, तो ये बड़ा 10% का एरर है, तो ये वाला कौन सा रहेगा सिल्वर। तो ये आपको कलर कॉम्बिनेशन उन्होंने पूछे थे। अगर हमारा रेजिस्टेंस ये है तो कलर बैंड बताओ, तो ये कलर बैंड हमें बताना था। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर कोडिंग आपको पहले से आना चाहिए बेटा, आपने पहले से पढ़ा हुआ रहना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें एन रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। अब ये रेजिस्टेंस जो है बेटा सीरीज में कनेक्टेड है, यहां पे ईएमएफ है, यहां पे रेजिस्टेंस है। अब ऐसे एन रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो ये कितना हो जाएगा एनआर, ये वाला रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ इज ई। सो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वो कैसे निकालोगे, आई इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज एनआर प्लस आर। ये हो गया करंट पहले कंडीशन में। बाद में उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये ऐसा दिया है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कितना रहता है बेटा आर बाय एन, ये वाला रेजिस्टेंस क्या है आर, ईएमएफ क्या है ई। अब उन्होंने कहा कि करंट इज 10 टाइम्स आई, करंट इज 10 टाइम्स आई दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब ईएमएफ क्या है ई, रेजिस्टेंस क्या है आपका आर बाय एन प्लस आर, ये हो गया। तो बेटा इसको सिंपल करोगे तो ये कैसा हो जाएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा एनआर प्लस आर डिवाइडेड बाय एन, एन ऊपर चला जाएगा, सो ये हो गया 10 टाइम्स आई। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया था बेटा देख लेना, एन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो इफेक्टिव कितना हो जाएगा एनआर, बैटरी का ईएमएफ क्या है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर, सो टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ एनआर प्लस आर, सो करंट इक्वल टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बाद में उन्होंने क्या कहा कि एन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अगर इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है एन टाइम तो ये आर बाय एन हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, सो आर बाय एन प्लस आर, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। करंट इक्वल टू क्या ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, करंट कितना दिया है 10 टाइम्स आई गिवन इन द क्वेश्चन। सो ये एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एन को ऊपर भेज दो। नाउ ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, डिवाइड इक्वेशन 1/2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आई इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एनआर प्लस आर, ये इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 को उससे डिवाइड कर दो एनआर प्लस आर, और ये एन टाइम्स, डिवाइड इक्वेशन 1/2 कर दो, दोनों कंडीशन को डिवाइड कर दो। एन का आंसर निकालने के लिए कहा है, आई आई कैंसिल हो जाएगा, ईएमएफ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी एन इक्वल टू कितना मिल जाएगा 10। सो 10 रेजिस्टेंसेस है। ये एक सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अभी कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये रेजिस्टर पे दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन ईएमएफ पे है। बेटा ये ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, इन सबको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ऐसे n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, n नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। बेटा ईएमएफ है ई ई ई ई, ऐसे n टाइम्स है, तो टोटल ईएमएफ कितना आ जाएगा एनी, ये हो गया टोटल ईएमएफ। और रेजिस्टेंसेस, इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर आल्सो इन सीरीज, सो आर 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 ऐसे n टाइम्स है, सो ये हो जाएगा आपका एनआर, ये हो गया रेजिस्टेंस, और वो शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, सिंपल वायर से कनेक्टेड है।
सो आपका करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट यानी टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ओहम्स लॉ। तो यहां से एन कैंसिल हुआ, सो आई इक्वल टू क्या मिला, ई डिवाइडेड बाय आर। तो बेटा एक चीज समझ में आ रही, अगर हमारे नंबर ऑफ सेल 3 रहते तो भी आंसर यही आता, अगर हमारे नंबर ऑफ सेल 5 रहते तो भी आंसर यही आता, क्योंकि 5/5 कैंसिल हो जाता। अगर हमारे नंबर ऑफ सेल 10 होते तो 10 डिवाइडेड बाय 10 तो कैंसिल हो गया होता। सो नंबर ऑफ सेल हमारे कितने भी रहे, नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे, हमारा करंट हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। सो करंट की वैल्यू आपकी कांस्टेंट आ रही है। सो ये आपका आंसर था, आपको ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो ये आपका ग्राफ जो था ये आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्टिक्स से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रूस्टर्स लॉ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते बेटा। अब अनपोलराइज्ड लाइट यानी क्या और प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी क्या। अनपोलराइज्ड यानी जो एक से ज्यादा प्लेन में वाइब्रेट होता, कोई लाइट ऐसे वाइब्रेट होगी वर्टिकल प्लेन में, कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेट होगी। सो कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन में वाइब्रेट हो रही वेव, दैट इज ऐसे, कोई वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट हो रही, जैसे ये अप डाउन ऐसा। सो अनपोलराइज्ड लाइट, ये एक प्लेन ऑफ वाइब्रेट दिखाया और ये सेकंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। बड़ा ये इन द प्लेन वाइब्रेट हो रहा है, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन वाइब्रेट हो रहा है। सो एक आपने ऐसा परपेंडिकुलर टू प्लेन, जैसे मैं ऐसे ऐसे वाइब्रेट करूंगा तो वो डॉट डॉट से दिखाई देगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ये वाला। और ये हॉरिजॉन्टल, ये इन द प्लेन, जैसे मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं मान लो, तो अगर मैं ऐसे वर्टिकल में दिखाऊंगा वेव को, अगर ऐसे दिखाऊंगा तो इसको स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हम लोग। अगर मैं ऐसे ऐसे वेव दिखाऊंगा तो वो डॉट से दिखाना, क्योंकि ये वाला लाइन देखो बेटा, अगर वेव ऐसे वाइब्रेट हो रही तो ये सीधी लाइन दिखेगी स्ट्रेट, और अगर यही वाला वेव मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में लूं तो यहां डॉट दिखेगा आपको। सो ये डॉट यानी क्या, वेव आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और अगर ये ऐसा कर दो तो ये फिर वर्टिकल प्लेन में आ गई। सो ये हो गया अनपोलराइज्ड लाइट, बिकॉज लाइट इज वाइब्रेटिंग इन मोर देन वन प्लेन, दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। ब्रूस्टर्स लॉ के हिसाब से अनपोलराइज्ड लाइट अगर पर्टिकुलर एंगल से टकराई, दैट इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, तो कुछ पैमाने पे रिफ्लेक्ट होती है और कुछ पैमाने पे रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है ना। ये कुछ पैमाने पे रिफ्लेक्ट और कुछ पैमाने पे रिफ्रैक्ट होती है। तो जो रिफ्लेक्ट होती है वो प्लेन पोलराइज्ड बन जाती है, और उसमें उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर जो रहता वो परपेंडिकुलर टू प्लेन रहता, और ये वाला भी नियरर टू प्लेन पोलराइज्ड बनता, एग्जैक्ट नहीं बनता, यहां पे थोड़े से दोनों रहते वाइब्रेशंस। अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, अगर अनपोलराइज्ड लाइट ग्लास के ऊपर पर्टिकुलर एंगल से टकराई तो कुछ पैमाने पे रिफ्लेक्ट होती, कुछ पैमाने पे रिफ्रैक्ट होती, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का बनता है, और जो रिफ्लेक्टेड रहती है वो पूरी तरीके से प्लेन पोलराइज्ड हो जाती, और उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो रहता वेव का वो परपेंडिकुलर रहता टू इट्स प्लेन, और ये वाला जो रहता है वो पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड बनती है, ठीक है। ये आपका ब्रूस्टर्स लॉ पे एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें ये बताना था कि रिफ्लेक्टेड रे इज ए प्लेन पोलराइज्ड एंड इलेक्ट्रिक वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्टिक्स पे आया था, वो एकदम सिंपल था बेटा। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ऐसे दो चीजें हैं, एक है अपना माइक्रोस्कोप, एक है अपना टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में छोटी चीज देखना होता है, ऐसे ये छोटी चीज ऑब्जर्व कर रहे हो। टेलीस्कोप में दूर की बड़ी चीज देखनी होती है, ठीक है ना। टेलीस्कोप यानी स्टार्स को ऑब्जर्व कर रहे हो आप, टेलीस्कोप में दूर की चीज देखनी पड़ती है और बड़ी चीजें रहती है। माइक्रोस्कोप में ये छोटी चीजों को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जेक्ट की तरफ जो रहता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और जो आपकी आंखों की तरफ रहता है उसको आप आईपीस कहते हो। जो ऑब्जेक्ट की तरफ स्टार्स की तरफ है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होती है, और जो आपकी आंखों की तरफ होती है उसको आईपीस कहते हैं, ठीक है। यह आईपीस होता है। थोड़ा टेलीस्कोप में सामने वाला जो रहता है दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, उसकी फोकल लेंथ भी बड़ी रहती, उसका डायमीटर भी बड़ा रहता। क्लियर, यही आपका आंसर था। उन्होंने सिंपल पूछा था
कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में पूछा था कि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ भी ज्यादा रहता है, उसका डायमीटर भी ज्यादा रहता है। बस यही आपका आंसर था, एकदम थ्योरेटिकल बेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बोर्स थ्योरी पे आया हुआ क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है? तो वो रहती है बेटा me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, ये होता है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो बोर्स थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट पे घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, टोटल एनर्जी इतनी है। इन दोनों का रेशियो पूछा हुआ था कि काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, इसका रेशियो कितना आएगा? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1:2 -1, ये आपका आंसर रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का और टोटल एनर्जी का दोनों का फॉर्मूला सेम ही रहता है, सिर्फ ये पॉजिटिव में रहता है तो ये निगेटिव में रहता है। सो कैंसिल होने के बाद 1 डिवाइडेड बाय -1 आ जाएगा। ये भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बोर्स थ्योरी के ऊपर, एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियस था वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़े से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन थे। इलेक्ट्रॉन का मास है m, इलेक्ट्रॉन का मास है m, वो इस तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी v नॉट i, इस तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है इस तरफ -E0 i, और आपको डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, इनिशियल वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट एंड फाइंड द वेवलेंथ आफ्टर टाइम t। इधर देखो बेटा, बातें मत करो बेटा, आप सभी को ध्यान अच्छे से रखना है, बातें बंद करो अभी। चलो इधर देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का जब डी ब्रोगलीज वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है बेटा? लैम्डा इक्वल टू h/mv, ये अपना फॉर्मूला है। सो इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट, तो इनिशियल वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट, ये इनिशियल। अगर ये वाला ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, सो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at, काइनेमेटिकल इक्वेशन है। v इक्वल टू u प्लस at इज ए काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा? फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v नॉट, और एक्सेलरेशन कितना है? तो qv/m इंटू t, जो कि एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन मैंने कैसे निकाला? तो एक्सेलरेशन यानी फोर्स अपॉन मास, और फोर्स क्या रहता? QE अपॉन मास। ये देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये इस तरफ प्लस रहता, इस तरफ माइनस रहता, तो ये माइनस इस तरफ मूव होगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन यानी फोर्स अपॉन मास, सो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q इंटू E डिवाइडेड बाय मास। तो बेटा यहां से V नॉट अगर कॉमन निकाल लू तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस QE/m V नॉट इंटू T, ये हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t समय के बाद। क्लियर है बेटा? अब हमें क्या चाहिए? डी ब्रोगलीज वेवलेंथ हमें निकालना है आफ्टर टाइम t टाइम के बाद। सो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? h डिवाइडेड बाय mv, h डिवाइडेड बाय mv वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, सो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय m, और ये कितना है बेटा अपना? 1 प्लस QE बाय mv नॉट इंटू t। अब यहां से ये mv नॉट बाहर आ गया, ये ऐसा। सो देयरफॉर लैम्डा आफ्टर टाइम t इक्वल टू लैम्डा नॉट, ये हो जाएगा 1 प्लस QE बाय m v नॉट इंटू t, ये आपका आंसर रहेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत गई हो तो वापस और एक बार से समझा देता हूं बेटा, बराबर आप ध्यान देना। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो वापस से मैं आपको समझा के बता दे रहा हूं बेटा। एक इलेक्ट्रॉन है जो v के वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो उससे जो वेवलेंथ निकलेगी डी ब्रोगलीज वेवलेंथ,
वो रहेगा h डिवाइडेड बाय एम वी नॉट। इतना क्लियर है सबको? ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ वेलोसिटी v नॉट, देन इट्स डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज h डिवाइडेड बाय एम वी नॉट। ठीक है ना। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट्स एक्सलरेशन इज फोर्स अपॉन मास एंड फोर्स इज नथिंग बट QE बाय m। ये हो गया, acceleration is force upon mass, force is QE divided by m. So now electron is accelerated by the electric field, so its final velocity after time t is v equal to u plus at. Kinematical equation, what is the kinematical equation? V equal to u plus at. So final velocity after time t is vt, initial velocity is v naught, acceleration is QE by m into t. अगर बेटा यहां से v नॉट को कॉमन निकाल लिया जाए तो 1 प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम वी नॉट इंटू टी, ऐसा हो जाएगा। सो दिस विल बिकम वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। अब अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कितनी रहेगी? सो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ आफ्टर टाइम t क्या रहना चाहिए? फॉर्मूला h डिवाइडेड बाय एम वी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो ये कितना आ गया? h डिवाइडेड बाय एम वी नॉट 1 प्लस क्यू ई बाय एम टी एम वी नॉट इंटू टी। अब ये देखो, ये जो दिया हुआ है h डिवाइडेड बाय एम वी नॉट, दैट इज लैम्डा नॉट इनिशियल, ये इनिशियल लैम्डा नॉट है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्यू ई बाय एम वी नॉट इंटू टी। ये आपका आंसर था। उन्होंने आपको सिंपल क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था ये, कि इलेक्ट्रॉन पहले वी नॉट के स्पीड से जा रहा है तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कितनी है? इतनी है। क्लियर? अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए ड्यू टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो उसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो जाएगी? इतनी। नई वेवलेंथ क्या रहेगी? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ नई वाली क्या रहेगी? h डिवाइडेड बाय एम वी टी। सो नई वाली वेलोसिटी उसमें पुट अप कर दो, बस उसको इनिशियल के टर्म में रिप्लेस कर दो। सो पहले की वेलोसिटी थी वी नॉट, उससे डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ आ रही थी इतनी, बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, किसके वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन क्या रहता? फोर्स अपॉन मास, फोर्स क्या रहता? QE डिवाइडेड बाय मास। ये हो गया एक्सेलरेशन। सो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया तो उसकी स्पीड बढ़ती है, तो वो स्पीड कितनी बढ़ेगी? v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो उसकी स्पीड बढ़ गई। अब ये नई जो स्पीड है, तो नई स्पीड की वजह से नया वाला डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, अब इसको वापस ये इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो, ये आ गया, और ये जो था वो पुराना वेवलेंथ था, उसको वहां पे रख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी सिंपल था बेटा, रेडियो एक्टिविटी के ऊपर दिया था कि पहले आपके पास 600 एटम्स है, 10 मिनट के बाद, 10 मिनट क्या है आपका? हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड यानी क्या? अमाउंट आधा होने के लिए लगने वाला समय। पहले आपके पास एटम कितने हैं? 600, फिर 10 मिनट के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? आधा, दैट इज 300। उसके और हाफ लाइफ पीरियड, अगर और एक हाफ लाइफ पीरियड ले तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 150। सो ये हाफ लाइफ पीरियड इज 10 मिनट। क्वेश्चन में ये दिया था कि इनिशियली आपके पास 600 एटम्स है और आपका हाफ लाइफ पीरियड है 10 मिनट का। सो हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट का रहने का मतलब क्या कि 10 मिनट के बाद अमाउंट हो जाएगा आधा। सो 10 मिनट के बाद अमाउंट हो गया आधा, वापस से 10 मिनट के बाद अमाउंट हो गया आधा। सो अमाउंट आपका कितने से खत्म हो गया? 450 एटम आपके खत्म हो गए। सो 450 एटम्स आपके खत्म हो गए कितने समय में? 20 मिनट में।